इंद्रायण की कथा श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी साहित्य रसिकों को शेफाली शर्मा का सादर नमस्कार। आज की कहानी है श्री जैनेन्द्र कुमार रचित तत्सत। तो आइए सुनते हैं कहानी तत्सत। एक गहन वन में दो शिकारी पहुंचे। वे पुराने शिकारी थे। शिकार की टोह में दूर दूर घूम रहे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते ही जी दहशत में आ जाता था। वहाँ एक बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, आह कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना। इसी तरह कुछ देर बात करके और विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ दादा, अभी तुम्हारी छाह में ये कौन थे? वे गए? बड़ ने कहा, हाँ गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब से महसूस हो रहे थे। कौन थे? दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनके पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। देखा वे चलते कैसे हैं? अपने तने की दो शाखों पर ही चलते चले जाते हैं। शीशम ने कहा, ये लोग इतने ओछे ही रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते। क्यों दादा? बड़ ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। बढ़ें तो काहे पर, इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह हैं। इतने में बबूल, जिसमें हवा साफ छन कर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी और जिसके तन पर कांटे थे, बोला, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं। यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावने वन को देखा है? शीशम ने कहा, दादा, हाँ, सुना तो मैंने भी था। वह वन क्या होता है? बड़ ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को तो मैंने भी कभी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नाम के जानवर को तो मैंने अब तक नहीं देखा। एक ने कहा, डरावना जाने तुम किसे कहते हो? हमारी तो सबसे प्रीति है। बबूल ने कहा, दादा, प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ। पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे। जरूर वह शेर चीतों से बढ़कर होगा। दादा ने कहा, सो तो होगा ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने तो नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। इसी तरह उनमें बातें होने लगीं। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के और पेड़, साल, सेमर, सिरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था। किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर अज्ञात भाव से उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था और जो जरा हवा पर खड़खड़ सन सन करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी से आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ, क्या बात है? मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। बड़दादा ने गंभीर वाणी में कहा, तुम तीखा बोलते हो। बात है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। बांस ने रीति आवाज़ में कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। हर घड़ी सुनता हूँ, वन है, पर मैं उसे जानता नहीं हूँ। क्या वह किसी और को दिखा है? बड़ ने कहा, बिना जाने फिर तुम इतना तेज आवाज में क्यों बोलते हो? बांस ने सन सन की ध्वनि की, मेरे अंदर हवा इधर से उधर बहती रहती है। मैं खोखला जो हूँ, मैं बोलता नहीं, बजता हूँ, वही मुझ में से बोलती है। बड़ ने कहा, वंश बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो।
कुछ भरे होते तो झुकना जानते, लंबाई में सब कुछ नहीं है। वंश बाबू ने तीव्रता से खड़खड़ सन किया कि ऐसा अपमान वे नहीं सहेंगे। देखो वे कितने ऊंचे हैं। बड़दादा ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। उसकी पहुंच सब कहीं है, वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होती। तब उसने घास से पूछा, घासरी घास, तू वन को जानती है? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पदतल के स्पर्श से ही सबका परिचय मिलता है। जब मेरे सिर पर चोट ज्यादा पड़ती है, समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा। मैं उसी को चाहती हुई यहाँ से वहां तक बिछी रहती हूँ। सभी कुछ मेरे ऊपर निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती। घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा। तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया, वाग्मी वंश बाबू भी कुछ नहीं बता सके और बड़दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। किसी की समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से और कैसे जाना जाए। इतने में पशुराज सिंह वहां आए। पैने दांत थे, बालों से गर्दन शोभित थी, पूंछ उठी थी। धीमी गर्वीली गति से वह वहां आए और किलक किलक कर बहते जाते हुए निकट के चश्मे से पानी पीने लगे। बड़दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहाँ कहाँ छापा मारते हो। एक बात तो बताओ भाई। शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर देखा, दहाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो। बड़दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है? बताओ वह कैसा होता है। शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने उस वन को। जो अभी मैं उसे फाड़ छीड़ कर न रख दूं तो मेरा नाम सिंह नहीं। मेरे सामने वह भला क्या हो सकता है। बड़दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ? शेर ने कहा, सामना होता तो क्या वह जीता बच सकता था? मैं अभी दहाड़ देता हूँ, हो अगर कोई वन तो आए वह मेरे सामने। खुली चुनौती है, या वह है या मैं हूँ। ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने तुमुल घोर गर्जन किया कि दिशाएं कांपने लगी। बड़दादा के देह के पत्र खड़खड़ करने लगे। उनके शरीर के कोटर में वास करते हुए शावक ची ची कर उठे। चहुं ओर जैसे आतंक भर गया, पर वह गर्जना गूंज कर रह गई। हुंकार का कोई उत्तर ही नहीं आया। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन है और वह आसपास रहता है? जब मैं हूं, आप सब निर्भय रहिए कि कोई वन नहीं है, कहीं नहीं है। मैं हूं तब किसी और का खटका आपको नहीं रहना चाहिए। बड़दादा ने कहा, आपकी बात सही है। मुझे यहाँ सदियां हो गईं। वन होता तो दिखता अवश्य, फिर आप हो तब कोई और क्या होगा। पर वे दो शाखा पर चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं, वे ही यहाँ मेरी छाह में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वे बेजड़ के आदमी हमसे ज्यादा जानते हैं। सिंह ने कहा, आदमी को मैं खूब जानता हूँ। मैं उसे खाना पसंद करता हूँ। उसका मांस मुलायम होता है, लेकिन वह चालाक जीव है। उसको मुंह मार कर खा डालो तब तो वह अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात बात में धोखा है। बड़दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा कि सिंहराज, तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिप कर रहते हैं। वे मुंह नहीं दिखाते, वह भी शायद छिप कर रहता है। तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं। इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़ कर रहते हैं,
ऐसी भेद की बातें उससे पूछनी चाहिए। रहस्य कोई जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला सांप जैसा जानवर ही जानता होगा। हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए रहते हैं, इसलिए हम बेचारे क्या जाने। शेर ने कहा कि जो मैं कहता हूँ वही सच है, इसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं। जब तक मैं हूँ कोई डर न करो। कैसा सांप और कैसा कुछ और, क्या कोई मुझसे ज्यादा जानता है? बड़दादा यह सुनते ही अपनी दाढ़ी की जटाएं नीचे लटकाए बैठे रह गए, कुछ नहीं बोले। औरों ने भी कुछ नहीं कहा। बबूल के कांटे जरूर उस वक्त तन कर कुछ आए थे, लेकिन फिर भी बबूल ने धीरज नहीं छोड़ा और मुंह नहीं खोला। अंत में जमुहाई लेकर मंथर गति से सिंह वहां से चले गए। भाग्य की बात कि सांझ का झुटपुटा होते होते चुपचाप घास में से जाते हुए दिख गए चमकीली देह के नागराज। बबूल की निगाह तीखी थी, झट से बोला, दादा, ओ बड़दादा, वे जा रहे हैं सरफराज, ज्ञानी जीव हैं। मेरा तो मुंह उनके सामने कैसे खुल सकता है? आप पूछो तो जरा कि वन का ठौर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है? बड़दादा शाम से ही मौन रहते हैं, यह उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है, इस समय वाचालता नहीं चाहिए। बबूल झक्की ठहरे, बोले, बड़दादा, सांप धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से ही उनकी आंखें उन पर पड़ती हैं, और यह सर्प अतिशय श्याम और इससे उतने ही ज्ञानी होते हैं। वर्ण देखिए ना कैसा चमकता है। अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। बड़दादा ने तब गंभीर वाणी में सांप को रोककर पूछा कि हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और वह स्वयं क्या है? सांप ने आश्चर्य के साथ कहा, किसका वास? वह कौन सा जंतु है? और उसका वास पाताल तक तो कहीं है नहीं। बड़दादा ने कहा कि हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। जहाँ जरा छिद्र हो वहाँ तुम्हारा प्रवेश है, कोई टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इससे तुमसे पूछा। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ, भीतर दूर तक बैठकर उसी के अंतर्भेद को पहचानने में लगा रहता हूँ। वहाँ ज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताऊं, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई तो नहीं जान पड़ती। वह कोई बनावटी सतह की चीज है। मेरा वैसे ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं रहता। बड़दादा ने कहना चाहा कि तो वन। सांप ने कहा, वह फर्जी है। यह कहकर वह आगे बढ़ गए। मतलब यह कि सब जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन कौन जानता है और वह कहाँ है, क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था। अज्ञानी कोई नहीं था, पर उस वन का जानकार कोई नहीं था। एक नहीं जाने तो नहीं जाने, 10-20 नहीं जाने, लेकिन जिसको कोई भी नहीं जानता, ऐसी भी भला कोई चीज कभी हुई है या हो सकती है? इसलिए उन जंगली जंतुओं में और वनस्पतियों में खूब चर्चा हुई। दूर दूर तक उसकी तू तू मैं सुनाई देती थी। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उसमें से प्रस्तुत हो गईं। अंत में तय पाया कि 2 टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है, वह हमें बना गया है। सच में वन नहीं है। उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा कि भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताओ वन क्या है। बताएं तो बताएं, नहीं तो खामखा झूठ बोलना छोड़ दें। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। वह भयावना सुनते हैं, जाने वह और क्या हो। लेकिन बड़दादा की वहां विशेष चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं,
इनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया। एक रोज आफत के मारे वे शिकारी उस जगह फिर आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। वे मानो उन आदमियों की भर्त्सना कर रहे थे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। उस टूटी सी टहनी को जो आग उगलती है ना, यानी बंदूक, बड़दादा पहचानते थे। इन्होंने बीच में पढ़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? उन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भ्रम कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। ठहरो, इन आदमियों से उस सवाल पर मैं खुद निपटारा किए लेता हूँ। यह कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी पोली चीज़ों का नीचा मुंह करके रखो जिनमें तुम आग भर कर रखते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि वह जंगल क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो? बताओ वह कहाँ है? आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीची कर लीं और कहा, यह जंगल ही तो है जहाँ हम सब हैं। उनका इतना कहना था कि ची ची की सवाल पर सवाल होने लगे। जंगल यहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, यह है, वह है। जंगल फिर हो कहाँ सकता है? तुम झूठे हो, धोखेबाज, स्वार्थी, खत्म करो इनको। आदमी यह देखकर डर गए। बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित हो गए तभी तुम्हें मारा जाएगा। क्या यह आग फेंकने लिए फिरते हो? तुम्हारी बोटी का पता न चलेगा। और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ जंगल कहाँ है? उन आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ हैं वही तो जंगल है। बबूल ने अपने कांटे खड़े कर कर कहा, बको मत। यह सेमर है, वह सिरस है, साल है, वह घास है, वह हमारे बड़दादा हैं। तब तुम्हारा जंगल कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ जंगल है। इस पर गुस्से से भरे हुए कई वनचरों ने कहा, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब आदमी क्या कहें? परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। वे अपनी मानवीय भाषा में एक दूसरे से बात करने लगे हैं। यार, कह क्यों नहीं देते कि जंगल नहीं है? देखते नहीं किनसे पाला पड़ा है? दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा। तो क्या मरोगे? सदा कौन जिया है? इससे इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखूं? यह कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों, जंगल कहीं दूर या बाहर नहीं, आप लोग सभी वह हो। इस पर फिर गोलियों से सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा? मैं जंगल हूं? तब बबूल कौन है? झूठ। क्या मैं ये मान लूं कि मैं बांस नहीं हूं, जंगल हूं? मेरा रोम रोम कहता है कि मैं बांस हूं, और मैं घास, और मैं शेर, और मैं सांप। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने लगी। बड़दादा न हो तो आदमियों का काम वहां तमाम था। उस समय आदमी और बड़दादा ने कुछ ऐसी धीमी बातचीत की कि कोई सुन न सका। बातचीत के बाद वह पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया और चढ़ते चढ़ते वह उसकी सबसे ऊपर की फुनगी पर पहुंच गया। वहां दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा। पुचकारते हुए ऐसा मालूम हुआ जैसे मंत्र रूप में वह उन्हें कोई संदेश दे रहा हो। वन के प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखते देखते पत्तों की उस जोड़ी ने अपनी गर्दन उचकाई, मानो उनमें चैतन्य भर गया हो। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा। जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगी। उनके तन में लालिमा व्याप्त हो गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से भर गईं। वह एक व्यापक समूह का अंश मात्र है। देख लिया कि पूरे कुल में वह खंड मात्र है।
अंश मात्र है। वह आदमी जब नीचे उतर आया तो अन्य वनचरों के समक्ष खड़ा था। बड़दादा ऐसे स्थिर और शांत थे मानो योग मग्न हों कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से, अपनी अंतःप्रज्ञा से कोई अनोखी अनुभूति हुई थी। उस समय सब और सब प्रश्न मौन हो गए थे। उसे भंग करते हुए बड़दादा ने कहा, वह है, वन है। कहकर सब चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा, दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह है, वन है। कहाँ है, कहाँ है? सब कहीं है, सब कहीं है। और हम नहीं, वह है।